स्वागत है सभी का। आज की हमारी पीएनएसटी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, क्लास नंबर 7। पिछली 6 क्लासेस के ऊपर आप लोग कमेंट्स कर रहे, अच्छा लग रहा है कमेंट देख के, क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे, डाउट्स पूछ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी एक साथ ही साथ आप जब देखें इनको तो कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, जो पहले नहीं आता था आपको, और ये समझने के बाद आप उस तरह क्वेश्चंस सोल्व करना सीख गए, वो भी कमेंट लिखे ताकि हम लोगों को और अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। कुछ कमेंट में ऐसा भी है कहा कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा करवाइए, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन। तो एक्चुअल में क्या है कि हम धीरे धीरे इन नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, है ना, ताकि अभी जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड आप और अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आप नो डाउट पूछिए हमसे, कोशिश करेंगे कि सारे आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो ये जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इन सब की आप प्रैक्टिस जरूर करिए। जितने क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं ये करिए, खुद बिना देखे देख सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर ये हो जाए तो दूसरे क्वेश्चन भी कीजिए। ये धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज होगी आपके क्वेश्चंस की, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एक बार में आप 20-20 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हर एक के पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना और उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे अपन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक विटामिन बी है। मतलब दिए गए सारे अम्ल है और ये अम्ल इनमें से एक विटामिन भी है। इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है एस्पार्टिक अम्ल और चौथा है स्टीयरिक अम्ल। तो ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ये हमारा विटामिन भी है, विटामिन सी। ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं उन सब का सोर्स होता है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और अभी तो इसकी बहुत ज़रूरत है विटामिन सी की, हमारी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत कर रहा है। तो अभी तो हर जगह विटामिन सी। तो ये एक विटामिन है, साथ में एक अम्ल भी है जो हमारे शरीर के विकास के लिए, और अब एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हमारी शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में ये मदद करता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेविस एसिड है। कौन सा युग्म, कौन सा पेयर इसमें से जो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड होगा। एसिड पहले तो जो हमको H+ देते हैं, ये आर्सेनियस की डेफिनेशन है, आर्सेनियस की परिभाषा है कि अम्ल पानी में डिजोल्व करने पर, घोलने पर जो H+ दे वो सब H+ जो है वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो OH- दे वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, आर्सेनियस की, है ना, आर्सेनियस की परिभाषा है। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिए, जो जोड़े दिए, इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो लेविस एसिड है। लेविस एसिड पहला NH4+ BCl3, फिर BCl3 FeCl3 मतलब अमोनिया, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कार्बोनिक एसिड HCl HNO3। तो इसका सही आंसर है BCl3 और FeCl3। ये इसका सही आंसर है, बोरान ट्राइक्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। अब कैसे है थोड़ा देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, ध्यान से समझिएगा। लेविस अम्ल, लुईस अम्ल, इंग्लिश में लेविस एसिड बोलेंगे, उसकी परिभाषा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे सारे सब्सटेंस, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करे, और लुईस क्षार वो है जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्रदान करता देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमको लेविस एसिड ढूंढना था, मतलब कि ऐसा युग्म जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को ग्रहण करे, यानी कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वही तो ग्रहण करेगा। जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्यों लेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि जिनका सेंट्रल एटम, जिनका केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो दूसरे से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को, अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो BCl3 FeCl3 जिसमें बोरॉन और आयरन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये लेविस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। लेविस क्षार कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को
प्रदान करता है, देता है सामने वाली स्पीसीज को। एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ लिखा गया है। NH3 का स्ट्रक्चर अमोनिया बनाया हुआ है, नाइट्रोजन के पास ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है NH3, ये लुईस चार है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस BF3 को मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सहयोजी बंध बन जाएगा, है ना। जब एक स्पीसीज, एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सामने वाले परमाणु स्पीसीज को देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सहयोजी बंध, उपसहयोजी बंध का निर्माण होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इन दोनों के बीच में उपसहयोजी बंध बन जाएगा और NH3 ये लेविस बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा लेविस एसिड, क्योंकि इसने जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण किया है। अब लुईस अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं। तो लुईस अम्ल में कौन कौन से स्पीसीज को हम लेविस अम्ल के अंदर रखेंगे? ऐसे अणु जिनका केंद्रीय परमाणु का अष्टक अधूरा, अभी हम बात कर चुके हैं, जिनका अष्टक अधूरा हो, जैसे BF3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3, ये इन सब के अष्टक अधूरे हैं। अगला, ये सब जो है जिनके अष्टक अधूरे हैं वो सब जो है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे। अगला, साधारण केटायन, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, धन आयन वाले, Na+, K+, H+, Ag+, बड़े आकार वाले केटायन वीक एसिड की तरह होते हैं, ये जिनकी साइज भी बड़ी हो, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर रखते, बियर करते हैं, बियर पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास धनात्मक आवेश होता है, केटायन जिनको बोलेंगे, वो सब वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, यानी एसिड होंगे वो भी। ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु का डी ऑर्बिटल खाली हो, टिन, स्टेनस, सिलिकॉन, ठीक है, इनका डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्लोरीन से, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके उस अपने अष्टक को पूरा करेंगे और ये भी जो है लेविस अम्ल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, लेविस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। अगला, वे अणु जिनमें अलग अलग विद्युत ऋणात्मक परमाणु बहुबंध से जुड़े हों, जैसे यहाँ देखें CO2, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये CO2, SO2 का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, और बहुबंध मतलब कि एक से ज्यादा बंध हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ऐसे सारे जो अणु है ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। तो इतना सारा डिस्क्रिप्शन लिखने का उद्देश्य एकमात्र है कि यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ आप जस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पूरा आंसर नहीं पता होगा किस किस को लुईस अम्ल में हम रख सकते हैं, तब तक आप इस जैसे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरा ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, कुछ और एग्जाम्पल आएंगे, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इनमें से लुईस अम्ल है। और इसी तरीके से लुईस क्षार के भी कुछ उदाहरण होंगे, जो फिर कभी जब कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो उसके उदाहरण भी आपको अलग से बताएंगे कौन कौन लुईस क्षार है, या अलग से जब इसका टॉपिक डिस्कस किया जाएगा तब बताया जाएगा। अगला अपना संख्यात्मक प्रश्न आ गया है, प्रश्न क्रमांक 3, 37 के बराबर द्रव्यमान संख्या वाले ऋणायन X में नकारात्मक आवेश की एक इकाई है ना। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। 37 क्या है? इसका द्रव्यमान संख्या, यानी इसका परमाणु भार है। कोई तत्व है जिसका परमाणु भार 37 है ना, एटॉमिक मास उसका 37 है, वाले ऋणायन X में, यानी कि ये ऋणायन बन गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया तो ऋणायन बन गया, में नकारात्मक आवेश की एक इकाई है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, X नाम का तत्व है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या जिसकी 37 है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक इकाई आवेश अलग से। यदि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11.2% अधिक न्यूट्रॉन है, दिया गया उसने इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन दे रखे हैं, उसका एक रेशो दिया है कि 11.2% अधिक न्यूट्रॉन है, किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो ऋणायन का प्रतीक क्या होगा, है ना, ध्यान से समझ के करना पड़ेगा, संख्यात्मक प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा कि X जिसका परमाणु क्रमांक 16 हो और 37 परमाणु भार हो, ऋणावेश तो डेफिनेट सब में लगेगा। X जिसका परमाणु भार 35 और परमाणु क्रमांक 18 हो, X परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु भार 37, और X परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 37 हो।
तो इनमें से सही उत्तर क्या है उसके लिए हमको पूरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करना है ध्यान से समझिए। हमको निकालना क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दी उसने 11.2% ज्यादा है, वो भी प्रतिशत में दी है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने x है। अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, पहले तो या तो प्रोटॉन का नंबर ले लो या इलेक्ट्रॉन का नंबर ले लो आप, या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो क्या होती है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर Z। तो आयन में इलेक्ट्रॉन कितने x है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, x प्लस 11.2, 11.2 कहां से आया, ये 11.2 ज्यादा दिए न्यूट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 11.2 बटे क्या हो गया 100 और साथ में क्या आ जाएगा x। इस पूरे का जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.112x। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या x आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस 11.2 बटे 100। अच्छा ये x क्यों आ रहा है, एक चीज एक्चुअल में ये भी समझ लीजिए, आपका परमाणु भार बराबर होता प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन को हम क्या मान रहे हैं 11.2 बटे 100, यानी पूरे 100 में से न्यूट्रॉन कितने 11.2, और प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन को जोड़े तो क्या आता है, परमाणु भार आता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते प्रोटॉन, तो हमने इलेक्ट्रॉन कितना माना x, तो x धन 11.2 बटे 100 x। इसको सोल्व किया तो 1.112x आ गया। अब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन परमाणु उसने प्रश्न में दिया है कि एक ऋणात्मक आवेश इसके पास एक्स्ट्रा नकारात्मक आवेश की इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कितना माना अपन ने x, और उसमें से एक जो ऋण आवेश उसको कम कर दे अपन, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या x माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया हमारे प्रोटॉन के बराबर हो गया x माइनस एक्स, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या हो गया प्रोटॉन भी हो गया x माइनस एक्स। अब हम सूत्र लगा देंगे परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या, तो हमें परमाणु भार मिलता है, तो परमाणु भार कितना दिया हुआ है 37, न्यूट्रॉन की संख्या अभी निकाली हमने 1.112x, और प्रोटॉन की संख्या ये रही हमारे पास x माइनस एक, ये रख दीजिए यहाँ पे। इस पूरे को सोल्व करेंगे, एक दशमलव ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस 38 हो जाएगा, और ये 1.112x और एक x इसमें जुड़ जाएगा तो 2.112x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 2.12 इधर चला जाएगा भाग में, इसको हल करेंगे तो समथिंग 17.99 के कुछ आंसर आएगा, मतलब ये इसको क्या मान लेंगे अपन 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आई। अभी x, हमने x किसको माना था, इलेक्ट्रॉन को माना था, तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है। उसने पूछा है कि प्रतीक क्या है, इनमें से कौन सा सही है, 18 वाला 17 वाला ये 16 वाला, तो 18 अभी जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा आवेश, मतलब एक ऋण आवेश एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा तब जाके निकलेगा हमारा पूरा। तो 18 में से एक को घटा दे तो कितना हो गया 17, यानी कि कौन सा वाला आंसर सही है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो परमाणु क्रमांक 17 किसका रहा, ये रहा फोर्थ वाला हमारा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 भार 37 और एक ऋण आवेश, तो हमें परमाणु क्रमांक निकालना था एक्चुअल में, तो ये परमाणु क्रमांक 17 आ गया आपका। एक बार फिर से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं इसको। माना गया इनमें इलेक्ट्रॉन है x, न्यूट्रॉन की संख्या x बटे 1 धन 11.2 बटे 100 x है ना, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, 1.12x हो गया। अब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या x माइनस एक्स, और उसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन कितना होगा x माइनस एक ही होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक की परिभाषा बोलती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, वो हमारा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार आपका 37, न्यूट्रॉन 1.112x, प्रोटॉन की संख्या x माइनस एक, 37 में एक जोड़ दिया 38, 2.112x, x को 38 को 2.112 से डिवाइड किया, आंसर आया 18। ये हमारा x इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक x माइनस एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें से एक को माइनस कीजिए 17, तो ये आपका सही आंसर है 17x 37 एक ऋणात्मक आवेश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। अगला क्वेश्चन बहुत ही रोचक मजेदार क्वेश्चन है, कार्बनिक हेलो यौगिक का IUPAC नाम बताना है हमको, कि ये एक हेलो यौगिक है, हेलो यौगिक मतलब इसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका IUPAC नाम बताना है। ये आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका CH3, ये डबल बॉन्ड, ठीक है,
तो ये आपका डैश लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, है ना, डैश लाइन संरचना सूत्र है, इसका नाम हमको लिखना है। नाम ऑप्शन जो दे रखे 4 ब्रोमोब्यूट 2 इन 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन 3 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपिन 1 मिथाइल 3 ब्रोमोप्रोपिन। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से हल करें, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पूरा खोल के देखना पड़े हमको, है ना। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। और ये जो है टर्मिनल्स, ये इस तरीके के जो होते हैं टर्मिनल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और खाली सिंगल टर्मिनल है, इसका मतलब वहाँ पे कार्बन और CH3 हो सकता है। जैसे ये कार्बन है टर्मिनल, तो यहाँ पे उसने खुद ने दिया CH3 है। अब इसको अपन ओपन करके देखते हैं स्ट्रक्चर को, इसलिए मैंने फिर से स्ट्रक्चर को दोबारा बनाया। सॉल्यूशन देखिए इसका आप, ठीक है। ये आप इसका फिर से स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका CH3, ये मैंने लिख दिया CH3। फिर ये क्या है आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, और ये कार्बन के साथ डेफिनेटली क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। फिर ये क्या है कार्बन, तो ये कार्बन लिख दिया, और इस कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर ये क्या है कार्बन, ये ले लिया। इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ब्रोमीन। चेक कर लीजिए सबकी वैलेंसी, इस कार्बन की 4 और ये 3 और एक 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, और इस कार्बन की 1 2 3 4, सभी की वैलेंसी बराबर है, हाइड्रोजन की 1 है ये। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर बनाइए, आराम से करिए इसको, भले 2 बार बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, बाकी नाम बिल्कुल सही आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। अब जब नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी इस कार्बन के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, क्योंकि पहले कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, क्लोरीन होता तो क्लोरो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अब चूंकि डबल बॉन्ड है और मतलब ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड मतलब ये एल्कीन है, और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करते तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन पहले आ जाता है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख देते सीधे, या कोई साइड चेन होती तो उसका लिख देते पहले और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिख देते। लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड का बाद में अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए आता ब्यूट, तो मैंने लिख दिया ब्यूट। अब दूसरे कार्बन पे, ये सेकंड वाला कार्बन आपका, इस दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन, और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या आ जाता आइन, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ये पहले कार्बन पे ब्रोमीन, दूसरे पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 होता तो पेंट कर देते, 3 होता तो प्रोप कर देते, 6 होता तो हेक्स कर देते। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसका सही आंसर है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। बहुत ही मजेदार है, इस तरीके के क्वेश्चन और सोल्व कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, और मजा आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ब्रोमीन जल BrH2O से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद, मतलब कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से हमको करवानी है, तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से हमें मिलेगा? सेकेरिक अम्ल मिलेगा, सॉर्बिटॉल मिलेगा, ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा, या मेनिटॉल मिलेगा? ठीक है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट वाले जो विटामिन वाला जो चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये क्या करता है कि जो मंद आक्सीकारक है जैसे ब्रोमीन जल, फेलिंग विलियन, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस अभिकर्मक, है ना, ये मंद आक्सीकारक है, कम उपस्थिति इनका ऑक्सीकरण की क्रिया को पूर्ण करवा देगी, तो मंद आक्सीकारक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाना हो तो फिर केमेनोफोर, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेने पड़ेंगे आपको। तो ब्रोमीन जल है, फेलिंग विलियन है, टोलेंस अभिकर्मक है, मंद आक्सीकारक है, इनकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक अम्ल, यानी कि उत्तर तो मिल गया। तो सही आंसर यस, ये वाला ग्लूकोनिक अम्ल, ये ग्लूकोनिक अम्ल इसका सही जवाब है। अब C6H12O7 इसका फॉर्मूला ग्लूकोनिक अम्ल का देगा, जिसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसमें और इसमें कार्बन देख ले, इसमें भी C6
ग्लूकोज में C6H12O6 और यहाँ पे C6H12O7, केवल एक ऑक्सीजन का फर्क है, तो कार्बन बराबर है। तो ऑक्सीकरण पे किसकी उपस्थिति में, ब्रोमीन जल की, क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा। तो क्या पता चल रहा है इससे, स्पष्ट हो रहा है कि ग्लूकोज में उपस्थित कार्बोनिल समूह क्या है, एक एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का जब भी हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो हमें एक एसिड मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, जो ये पुष्टि करता है कि मंद ऑक्सीकारकों से जब अभिकारक ग्लूकोज की क्रिया करवाते हैं तो हमें एक एसिड मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर जो क्रियात्मक समूह क्या है, एक एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो ये अभिक्रिया है ब्रोमीन जल, और इससे ये आपका ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। कुछ नहीं, CHO को COH में कन्वर्ट करना, बहुत ही आसान है, बट ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, छठा क्वेश्चन। सक्रियकृत संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमको बनाना है, अभिकारक अणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, दो अभिकारक हैं, क्रियाकारक है, आपस में क्रिया कर रहे हैं, और उनको एक सक्रियकृत संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो उनको जो ऊर्जा की मात्रा की जरूरत है, जो न्यूनतम मात्रा ऊर्जा की जरूरत है उन्हें, वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, संक्रियण ऊर्जा होगी, थ्रेशोल्ड होगी, और गतिज ऊर्जा होगी। तो ये आता होगा आपको, उसको सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद में बदलने के लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो क्रियाकारक जो है प्रोडक्ट में बदल सके। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है, सक्रियण ऊर्जा अभिकारकों की निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा का क्या होता है, अंतर होता है। ये सक्रियण ऊर्जा, या एक और परिभाषा है, वह ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। ए और बी, ए बी बी आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और ए बी नाम का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये ए और बी आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, 2AB बना रहे। तो ये ए और बी आपस में जुड़ेंगे तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कब तक नहीं बना पाएंगे, जब तक इनकी ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा उनको नहीं मिल जाती, यानी कि जब तक वो सक्रिय नहीं हो जाते और जब तक वो एक प्रोडक्ट बनाने की एनर्जी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे, जिसको हम EA से प्रदर्शित करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। एक होता थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होता आपका काइनेटिक एनर्जी, और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है सक्रियण ऊर्जा। परमाणुओं को, जो क्रियाकारक के जो अणु है, वो आपस में इतनी ऊर्जा मिल जाए ताकि वो एनर्जी के बैरियर को पार करके रिएक्टेंट से काय में बदल जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए। तो ये जो एनर्जी होगी, ये इनकी कौन सी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, EA, सक्रियण ऊर्जा। ये तो याद ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा वांट ऑफ गुणांक का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सोल्व करने में भी मजा आएगा, और जरूर सोल्व करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में वांट ऑफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हम, का मान उच्चतम होगा। इन चारों में से किस में वांट ऑफ गुणांक आई का मान उच्चतम होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, चारों को सोल्व करके देखना पड़ेगा किस में सबसे ज्यादा मान आ रहा है। अब वांट ऑफ गुणांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई क्या बताता है हमको कि विलयन में विलय के, संगुणन, एसोसिएशन या वियोजन, डिसोसिएशन की सीमा का ज्ञान करवाता है वांट ऑफ हमें। तो कोई विलयन में जो विलय है, अब विलयन किस किस से मिलके बनता है, एक तो हमारा होता है विलय जो कम मात्रा में होता है, वो तो विलय। एक होता है विलायक, सोलवेंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो विलायक होता है ना। जैसे शिकंजी बनाई हमने तो पानी लिया, नींबू का लेमन जूस मिलाया, शुगर मिलाई, तो ये विलय है जो कम क्वांटिटी में, और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये विलायक है। दोनों को मिलाने से क्या तैयार हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन, विलयन तैयार हो जाएगा। तो विलयन के अंदर विलय यानी कि संगुणन, यानी कि जिनसे मिलके बना है वो आपस में जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, या वो आपस में वियोजित हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं।
किस सीमा का ज्ञान हमें किससे मिलता है? वन टॉप गुणांक से मिलता है, जिसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई का मान अगर 1 है, इसका मतलब डिसोसिएशन या कुछ भी नहीं हो रहा, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। अगर आई का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहां पे वियोजन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना। जैसे KCl है तो K प्लस Cl माइनस बन गया, डिसोसिएट हो गया। और अगर आई का मान 1 से कम आ रहा है, आई का मान बराबर 1 है तो वियोजन नहीं होगा, आई का मान 1 से ज्यादा है तो वियोजन होगा, और आई का मान 1 से कम है तो क्या होगा? आपस में जो अणु संगुणित हो रहे, जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। ये आई की वैल्यू अलग अलग जो वन टॉप गुणांक के आधार पे हमें पता चलती है। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन फिर से देख ले कि किसका मान उच्चतम है इन सभी में से, वन टॉप गुणांक का मान इन सभी जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें किस में सबसे ज्यादा है। तो हल कैसे करना, देखिए ये कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है, इसको जब आयोनाइज होगा या आयनीकरण होगा तो ये देंगे आपको कैल्शियम और नाइट्रेट आयन। प्रारंभिक सांद्रता इसकी होगी 1, इनकी होगी 0, इनकी होगी 0। लेकिन जब साम्यावस्था बन जाएगी, अब प्रारंभिक सांद्रता और साम्यावस्था कैसे समझेंगे? प्रारंभिक सांद्रता मतलब कि जब अभिक्रिया हुई है, इनका वियोजन शुरू हुआ, ये पानी में घुले हैं, आयंस में बट रहे हैं, तब इसकी सांद्रता पूरी होगी, और ये अभी बनना शुरू हुए तो ये 0 होंगे। लेकिन जब साम्यावस्था बन जाएगी, यानी कि इधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता लगभग बराबर रहेगी, तो साम्यावस्था बोलेंगे, इक्विलिब्रियम है ना। यहाँ की सांद्रता क्रियाकारक और इनको अगर प्रोडक्ट मान ले तो इनकी सांद्रता दोनों जब बराबर हो जाए तो ये साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था में सांद्रता कैसे दिखाएंगे? 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा जो है हमारा ये जो है कांस्टेंट है हमारा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, इसकी कितनी हो जाएगी? अल्फा, और यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। 1 माइनस अल्फा, अल्फा और 2 अल्फा। साम्यावस्था में मोल की संख्या अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू, इन सबको ले लो साथ में, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। 2 और 1 कितने हो गए? 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 अल्फा। अगर अल्फा का मान 1 है, अब अल्फा का मान 1 है तो आई का मान कितना हो जाएगा? 1 धन 2 गुणित 1, 2 में 1 का गुणा किया 2, और 2 में 1 जोड़ा कितना आया? 3, यानी कि वन टॉप गुणांक का मान इस विलियन में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एक तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा भी इसी तरीके से K3FeCN6 को अगर आयनित करेंगे तो 3K प्लस और FeCN6 3 माइनस बनेगा। प्रारंभिक सांद्रता में 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा। साम्यावस्था यहाँ लिखा नहीं गया है बार बार, है ना, वो एक बार इसलिए लिख दिया था कि आप उसको समझ जाए। ये साम्यावस्था में 1 माइनस अल्फा, 3 है यहाँ पे तो 3 अल्फा, और ये सिंगल है तो अल्फा। फिर वही आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, 3 और 1 4, अल्फा का मान 1 रख दे हम, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो 3, 1 और 3 कितने हो गए आपके? 4। आई बराबर 1 धन 3, आई बराबर, आई का मान कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। पहले कितना आया था? 3 आया था। दूसरे में कितना आया है? 4 आया है। अगला है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, K प्लस और सल्फेट 2 माइनस, ये आयनित होने पे देंगे आपको, इसकी 1 होगी प्रारंभिक सांद्रता में, इसकी 0, इसकी 0। साम्यावस्था में 1 माइनस अल्फा, 2 है तो 2 अल्फा, और यहाँ पे अल्फा। वापिस उसी तरीके से जोड़ दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 और 1, 3 तो ये, 3 में से क्या 2, और 1 अल्फा का मान यहाँ रख दो, 2 गुणित 1 कितने? 2 और 1 कितने हो गए? 3, ठीक है। तो पहले वाले की आई थी 3, कैल्शियम नाइट्रेट की 3, ये रही। K3FeCN6 की आई है 4, और अगले वाले की आ गई है 3। अब एक और बच गया, इसको देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट 12 प्लस, सल्फेट 2 नेगेटिव चार्ज, और 3 मोलिक्यूल है तो अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ 2 हो जाएगी। शुरुआत में प्रारंभिक सांद्रता 1 होगी, 0 होगी, 0 होगी। साम्यावस्था में 1 माइनस अल्फा होगी, 2 अल्फा होगी और 3 अल्फा होगी, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 और 3 5, 5 में से 1 गया कितना? 4, और अल्फा का मान कितना मान रहे हैं हर बार? अल्फा बराबर 1, तो 4 गुणित 1 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो आई का मान 5। तो सर्वाधिक किस में आया? सबसे आखिरी वाले में, एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो उसका सही आंसर है Al2SO4 3, इसमें आई का मान सर्वाधिक होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आयोनाइजेशन करके लिखना Cl2 प्लस, यहाँ आयोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन सही होगा तो आंसर सही आ जाएगा। Ca2 प्लस 2NO3 माइनस, प्रारंभिक सांद्रता में 1 0 0, साम्यावस्था में सांद्रता 1 माइनस अल्फा, अल्फा और 2 अल्फा,
इसको जोड़ेंगे, साम्यावस्था में मोल की संख्या निकालेंगे तो I बराबर 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 और 1 कितने होगा 3, 3 में से 1 गया 2 और अल्फा का मान 1 रखा, 2 एकम 2 और ये एक आपके जुड़ जाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होगी, एक ही बार घटाना है माइनस अल्फा को, यहाँ इससे एक बार घटा देंगे 1 इसमें प्लस में जाएगा। K3 एफिशिएंट 6, 3K प्लस एफिशिएंट 6, 3 नेगेटिव, प्रारंभिक सांद्रता 1 0 0 1 माइनस अल्फा, 3 अल्फा और 1 अल्फा, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस 3 और 1 4, अल्फा का मान 1 रख दे, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ दिया वापिस 4। पोटेशियम सल्फेट इसकी निकालेंगे I की वैल्यू, प्रारंभिक सांद्रता 1 0 0, साम्यावस्था 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा, अगर मोल की संख्या निकाला तो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा, 2 और 1 3, 3 में से गया 2, ठीक है, और 2 में 1 जोड़ा कितना आ गए 3 आ गए। Al2SO4 3 सबसे लास्ट वाला जिसकी सबसे ज़्यादा है Al2L प्लस 3 सल्फेट नेगेटिव 4 2 नेगेटिव 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, सबको जोड़ दिया 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखी 1, 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया 5, तो I का मान 5। तो सर्वाधिक जो है एल्यूमिनियम सल्फेट में वांटाप गुणांक का मान कितना होता है 5 होता है और इसका सही आंसर है 5। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को करिए ढंग से और डाउट्स भी आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट्स करिए, डाउट्स रखिए, साथ में कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा वो भी लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार कर सकें।